पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जबकि आग से उठता धुआं का गुब्बार इलाके में छा गया। बताया गया कि आग से वहां लाखों का नुकसान हुआ। तो इसका ये बेसिस की वजह से कई स्टडीज हुई हैं, दुनिया में कई स्टडीज हुई, अमेरिका में अप्रूव्ड है, काफी महीनों से यूरोप में अप्रूव्ड है और अब ये इंडिया में लाया गया है, रोश ने सप्लाई किया गया है और सिप्ला के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, भी मैदानता एक बड़ा सेंटर बना है इसके लिए, पर इसके मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहलू क्या है। जैसे आपने पूछा कि कई सवाल उठे हैं, तो एक सवाल सबसे पहला ये कब देना चाहिए। तो जैसे ही आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है, उससे जितनी जल्दी आप दे सकते हैं नेक्स्ट 2-3-4 डेज में, क्योंकि पहले 7 दिन में वायरस मल्टीप्लाई करता है। हम जितनी जल्दी उसको खत्म करेंगे उतना ही कम असर पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। सो ये हथियार जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे पहला हमारा हथियार है जो हम खुद यूज कर सकते हैं, वो है मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, सारा मीडिया भी कह रहा है। अगर जो वो फेल होता है और किसी को हो जाता है और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, तो इमीडिएटली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर त्रेहन, जरा ये बताइए कि क्या ये दवा हर कोरोना मरीज ले सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जो कोरोना जिनको होता है, जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, एल्डरली होते हैं और उनके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही रेकमेंड किया गया है, क्योंकि उनमें देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी 80% से कम हो जाती है। मतलब अगर जो 100 मरीज हम देखेंगे जिनको कोरोना हुआ और वो एल्डरली हैं और उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनका बहुत बड़ा चांस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। उनमें से 80% को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही ठीक हो गए और शॉर्ट पीरियड में ठीक हो गए। दूसरा ये देखा गया कि जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनको हम प्रिडिक्टिव कहते हैं कि इनका रिस्क ऑफ डाइंग ज्यादा है, उनमें से भी 70-75% की जान बच गई। तो इसका मतलब ये 2 तरीके से इफेक्टिव है। एक तो वायरस को कंटेन करने से, एक तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो लोग हैं जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये लोग हैं जो शिकार होते हैं कोविड-19 से, इनको जो सीरियस बीमारी होती है। तो पहली तो प्रोटेक्शन उनके लिए है। ये बच्चों को भी दी जा सकती है 12 साल से ऊपर, अगर जो उनका वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा है। तो कई लोगों ने लगवाई भी है इंडिया में। इसके आने से पहले हमारे कई पेशेंट्स ने बाहर से मंगवा ली थी अमेरिका से, और हमने उनमें भी देखा गया कि वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसीलिए ये इफेक्टिव तो है और इसका अब इस्तेमाल शुरू हुआ है इंडिया में। ऑलरेडी 2 पेशेंट्स को लगी कल और आज, और इससे और बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। पर मेन चीज ये है कि अगर जो कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो वो कांटेक्ट करें, जिसको हम एडवाइस दे सकते हैं कि आपको जरूरत है कि नहीं है, कितना फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, ये बताइए कि क्या ये दवा घर पर भी ली जा सकती है? ये नहीं देनी चाहिए अंडर सुपरविजन हॉस्पिटल में, पर एज एन आउट पेशेंट। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। इस पे 2 रूट्स अप्रूव हुए हैं हिंदुस्तान के लिए, एक है इंट्रावीनस और दूसरा है सबक्यूटेनियस, के मतलब स्किन के नीचे दी जाए, जैसे इंसुलिन देते हैं। तो ये दोनों रूट से इफेक्टिव है और इंडिया में दोनों रूट्स अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, कोरोना के किस स्टेज पर ये दवा लेनी चाहिए? जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जो वो पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, जिनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए ये असर नहीं करेगी, क्योंकि तो वायरल फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वायरस अगर जो बढ़ी गया और उसने बॉडी में इतना इन्फेक्शन कर दिया, तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी इफेक्टिवनेस तब है, इसीलिए हम कहते हैं
नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी जरूर रखें। इसी के साथ ही साथ हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं, और आप सुरक्षित हैं तो आपके अपने सुरक्षित हैं और पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए एक बार फिर से अपील कि मास्क जरूर पहने। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक बवंडर आ गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें बवंडर खेतों में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, इस बवंडर की चपेट में आने की वजह से वहां 40 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। मकानों के छतों पर लगे टिन के शेड बवंडर की चपेट में आने से उड़ गए। एक दिन पहले भी इसी इलाके में चक्रवाती तूफान यास की वजह से बवंडर आया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। उत्तर 24 परगना, जहां पर स्थिति उस वक्त की जब बवंडर आया, किस तरीके का माहौल वहां पर हो गया। आसपास के लोग डर से गए। मकानों को इससे बताया जा रहा है भारी नुकसान पहुंचा है, तो दहशत में लोग भी हैं। ये तस्वीर अपनी आंखों से देखने के बाद वहीं इस बवंडर की वजह से बताया जा रहा है कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी कई मकानों को नुकसान हुआ है। मकानों की छतों पर लगे जो टिन शेड थे वो बवंडर की चपेट में आने से उड़ गए। एक दिन पहले भी इसी इलाके में चक्रवाती तूफान यास की वजह से बवंडर आया था। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये तस्वीरें वाकई दहशत पैदा करती हैं उन लोगों के लिए जो वहां रहते हैं। बिल्कुल, इलाके के जो लोग हैं दहशत में है। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तर 24 परगना के ही हालिंग शहर से परसों वो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बवंडर देखने को मिला था। यास तूफान के पहले जो है ये बवंडर सिर्फ उत्तर 24 परगना में नहीं, हुगली में भी देखने को मिला था, और आज फिर वही तस्वीर सामने आई है जिससे इलाके के लोगों में आतंक है। और मिनटों में ये बवंडर जो है वो आगे बढ़ते हुए उसने करीब 30 से 40 मकान जो है उसको क्षतिग्रस्त किया। कई जो मकान है जिन पर टिन के शेड लगे हुए थे उनको उड़ा ले गया ये अपने साथ। आशिका, जिस तरीके से ये तस्वीरें, वाकई ये 2 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस तरीके से बवंडर की वजह से दहशत आया, मकानों को काफी नुकसान इससे पहुंचा है। और अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोगों की जो अफवाहों के भ्रमजाल में फंसकर कई ऐसे लोग हैं जो वहां से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको पूरी तरीके से ये समझाया जा रहा है कि ये खतरा है, लेकिन इससे सजग रहा जाएगा तो बचा जा सकता है। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशिका, कितना नुकसान इस बवंडर की वजह से हुआ है? देखिए, यास तूफान से जो नुकसान वो एक तरफ, लेकिन बवंडर जो कि यास कल आया उसके एक दिन पहले उसकी 2 तस्वीरें देखने को मिली थी, बंगाल के हुगली से एक और एक उत्तर 24 परगना से। तब दोनों ही जगह मिलाकर के करीब 100 घर जो है वो भेंट चढ़ गए थे इस बवंडर के। और आज जो तस्वीरें सामने आई है, करीब 30 से 40 मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकानों के टिन जो है वो बिल्कुल किसी ताश के पत्ते की तरह मिनटों के भीतर जो है वो बवंडर के साथ उड़ करके चले गए। जो इलाके के लोग हैं उनके भीतर अब भी जो है डर बना हुआ है। और क्योंकि ये दूसरी बार उत्तर 24 परगना में पिछले 3 दिनों के भीतर तस्वीर सामने आई है, और इस बीच जो यास तूफान है उसने भी अपना कहर बरपाया है, तो इसको देखते हुए लोग जो है वो अब भी चिंता के साए में है। आशिका, ये तस्वीर कब की बताई जा रही है? ये देखिए, अशोक नगर में आज की ये तस्वीरें हैं, और जहाँ खेत में काम करते हुए लोगों ने ये जो बवंडर को बनते हुए देखा, उसके बाद धीरे धीरे ये जो है तीव्र गति में आगे बढ़ते हुए जो वहां पर घर जो भी उसके सामने आए उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गया। और इसके अलावा जो बाकी 2 बवंडर देखे गए थे परसों, एक हुगली के बैंडल में और एक जो है उत्तर 24 परगना के हाली शहर में। तो ये तस्वीरें वाकई, जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास रह रहे हैं वो बेहद दहशत में आ गए जब ये तस्वीरें उन्होंने देखी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये आज की तस्वीर जो लोगों में दहशत पैदा करती है, बवंडर की दहशत। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं 25 मई की है ये तस्वीर, जहां भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। आशिका, आखिर क्या वजह है इस तरीके से बवंडर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं?
देखिए प्रमुखतः परसों के जो बवंडर थे वो ये समझा जा रहा था कि यास तूफान के पहले की दस्तक है, लेकिन आज फिर जबकि तूफान यास जो है वो अब झारखंड की तरफ आगे बढ़ सकता है और में तब्दील हो गया है, साइक्लोन भी कमजोर हो गया है, तो जो बवंडर आज देख रहा है अब अभी तक का यास का ही असर है, कोई जो है मौसम की वजह से ये जो है ह्यूमिडिटी उसकी वजह से तैयार हुआ है। यानी ये पहले संभावना जताई जा रही थी, जो पहले ऐसा ही बवंडर देखने को मिला था कि यास तूफान का असर है जिसकी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली, लेकिन आज फिर ये तस्वीर देखकर लोग दहशत में हो। और क्या यास के जाने का ही असर रह गया और उसी के असर की वजह से ऐसी स्थितियां देखने को मिली, ये अब देखा जा रहा है। आशिका, क्या ऐसी संभावना है कि अभी कुछ और ऐसे बवंडर आ सकते हैं? देखिए फिलहाल तो ये बवंडर जो है वो गर्म हवा और ठंडी हवा जब एक साथ होते हैं तो गर्म हवा ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे होती है, उसकी वजह से तैयार होते हैं। तो मौसम जो है अभी आगे क्या करवट लेता है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल संभव है कि और भी ऐसे जो बवंडर हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है आशिका, आप रहिए जरा साथ। तो ये तस्वीरें भी हम जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए 25 मई की ये तस्वीर, जब समंदर के ऊपर ऐसा बवंडर देखने को मिला, कोहराम मच गया, कई घरों को इससे नुकसान भी पहुंचा है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि यास तूफान के असर की वजह से ये बवंडर आया, लेकिन आज फिर एक बार ऐसे ही बवंडर की तस्वीर देखने को मिली, जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिनके घरों में ऊपर टिन शेड लगे थे वो उखड़ गए, जिसकी वजह से काफी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आशिका, जो हमने 25 मई की तस्वीर देखी और जो आज है, इन दोनों को देखें तो कितना नुकसान हुआ है? देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 25 मई को जब ये दो जगह बवंडर देखे गए तो वहाँ करीब 100 घर, 40 से 50 घर हुगली में और करीब 40-45 घर जो है हाली शहर में वो क्षतिग्रस्त हुए थे। और आज जब ये बवंडर देखने को मिला है तो स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी करीब 40 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और कईयों के जो छत हैं वो टूट गए हैं। टी शेड जो है वो मिनटों में ताश के पत्ते की तरह उड़ते हुए बवंडर के साथ चली गई है। तो लोग जो है वो अब भी दहशत में हैं और यही लोगों को डर है कि फिर ऐसी घटना जो है वहां पर तक। आशिका, प्रशासन ने किसी तरीके के एहतियाती कदम इन बवंडर्स को देखते हुए उठाए? क्योंकि 25 तारीख को आया, आज फिर आया, संभावना ये है कि आगे भी आ सकता है, तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार था ही या है ये कहा जा सकता है, क्योंकि यास के मद्देनजर विशेष तौर पर जो है तैयारी की गई थी। लेकिन बवंडर जो है वो एक इसे कह सकते हैं कि ये अचानक हुई घटना है और आगे भी अगर बवंडर होता है तो वो भी अचानक होगी। उसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे जितनी अभी तक जानकारी है प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में आगे जो घर टूटे हैं उनको कैसे जो है रेस्क्यू का काम वहाँ पर किया जाएगा। इसके पहले हालांकि जो परसों की तस्वीर थी उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई थी और कहा था कि ये बवंडर तो पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे बहुत, तो एक तस्वीर अब सामने आई, एक चुनौती है राज्य सरकार के सामने। अब खबर ऐसे लोगों की जो अफवाहों के भ्रमजाल में फंसकर वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर के एक सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पालघर के इस गांव में अब एक शख्स भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। इलाके के लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उनको डर है कि वैक्सीन लगवाने के 1 महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग शामिल हैं, जो तमाम अपील के बाद भी वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें, डरिए मत, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से आपको बचाएगी। ये बताइए कि कितने लोग सबसे पहले तो वैक्सीन लेने के लिए आते हैं? पहले लोग तो डरते हैं बहुत, बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बोलता है कि वैक्सीन लेने से 1 महीने में बाद मर जाते हैं, ऐसा आदिवासी लोग बोलते हैं।
जैसे कि इधर के बड़े बड़े अच्छे लोग हैं वो खुद लेते हैं वैक्सीन। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके मन में डर क्या है? वो 1 महीने में वैक्सीन लेने के बाद 1 महीने में मर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सब। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन केंद्र है, क्या अभी तक जो आदिवासी लोग हैं क्या आते दिखे? बहुत कम लोग। एक भी हमारे गांव में, मैं खुद रहता है, हमारे गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं आया कि खुद वैक्सीन ले, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और गाँव में आप बोलते हैं जाके कि मतलब वैक्सीन लो, तो क्या जवाब आता है? वो बोलते हैं नहीं, डरते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं 1 महीने में हम लोग मर जाएंगे। अच्छा, तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूक करने के लिए उनको जो है किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, या फिर आप उनको बताते कैसे समझाते हैं? वो तो मैं बोला था, उसको खुद बोला था, लेकिन वो डरते थे, इसकी वजह से आते ही नहीं। कितने गांव में कितने लोग अब तक वैक्सीन आपके ले चुके हैं, कितने बाकी हैं? बहुत सारा गांव तो वैक्सीन लिया ही नहीं, उसने लिया ही नहीं है। तो आसपास के गांव में भी यही हाल है? हाँ, आसपास का ही सबका ही हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पालघर जिले में, जहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। वजह ये कि उन्हें इनके मन में यह डर है कि इस वैक्सीन से न सिर्फ फीवर आता है बल्कि 1 महीने में मौत हो जाती है। मैं इस वक्त पालघर जिले के वानगांव यानी दहानू तालुका में जो वानगांव है एरिया है वहां पर मौजूद हूं। ये वहां का जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर मौजूद हूं, और यहाँ पर सबसे अहम चीज की जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 बजे से वैक्सीनेशन जरूर शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिलती है काफी कम लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे हॉल में आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो वैक्सीन लेने के लिए आते हैं बहुत कम लोग वैक्सीन लेने के आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में डर ये है कि वैक्सीन से 1 महीने में उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोगों के मन में जो डर है वो दूर हो और लोग वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लें, क्योंकि वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है अगर कोविड से बचना है। तो साफ तौर पर यहाँ पर फिलहाल जहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र है वानगांव के सरकारी अस्पताल में, यहाँ पर सन्नाटा है। और जैसे कि यहाँ के वार्ड बॉय के तौर पर काम करने वाले और एक गांव के उप सरपंच भी हैं, उनका ये कहना है कि लोगों के मन में ये डर है कि वैक्सीन लेने से बुखार आएगा और फिर 1 महीने में मौत हो जाएगी। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है पालघर के अलग अलग क्षेत्रों में कि इसी तरह का डर लोगों में फैला हुआ है, और इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी गए हैं, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। दिवाकर, क्योंकि आपने वहां पर बात की, लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कोई भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि इनको समझाया कैसे जाए कि वैक्सीन से दरअसल कोई खतरा नहीं है। क्या प्रयास हो रहे हैं इस दिशा में? देखिए अर्पिता, जो तस्वीर हमने देखी, शायद कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जो लोग इतना डर रहे हैं वैक्सीन से, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए किस तरह उनके मन से डर को निकाला जाए। यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार, लोकल प्रशासन जो है उसकी है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और साफ तौर पर जब हम गांव में पहुंचे तो उनको लगा कि मेडिकल की कोई टीम आई है, उनको वैक्सीन लगाने के लिए आई है, इसलिए वो तुरंत अपने घरों में भाग गए अंदर। तो साफ तौर पर जो डर है, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से 1 महीने में मौत हो जा रही है। तो इस तरह का डर जो है लोगों में बैठा हुआ है, और एक बड़ा तबका है, आदिवासी इलाके हैं जो, एक बड़ा तबका है जो इस तरह के डर से वो जो है वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार की, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनके मन से ना सिर्फ डर को निकालें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है वहां पर वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन लगवाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है वहां पर, जिसके चलते डॉक्टर और नर्स का जो स्टाफ है वो इंतजार कर रहा है कि कोई लगवाने आए और वैक्सीन जो है उन्हें लगाई जाए। फोन भी किया जा रहा है लोगों को कि आके वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन लोग साफ मना कर दे रहे हैं अर्पिता कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए। और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर मरीजों की पहचान करने में जुटी। और इसी कड़ी में जब जबलपुर जिले के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो गांव के बाहर 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। महिलाओं के हाथों में लाठी भी दिखी, जिसे देखकर लोग घबरा गए। इस बीच एक अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गई। मजबूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस वहां से लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाने का परेशानी है? हमें लगवाने नहीं, हम तो भगवान ने जितना को दाहू जति गया उतना माए बस। अब एक का देख के वैक्सीन लगवाने नहीं, हमारा तो मताई ना जो जान हम दाव के तुम ना लगवा।
ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य ये है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहाँ लगाया जा चुका है और उधर से हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियाँ हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। उधर एमपी के जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो गांव के बाहर 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। जिस तरीके की हम तस्वीरें हमने देखी, वहीं पालघर में टीका लगवाने से इनकार करते लोग नजर आए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। जबलपुर में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, इससे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कैसे हम इस लहर से बच पाएंगे, क्योंकि लोगों में वो भ्रम की स्थिति है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला भी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है और कोरोना को लापरवाही से लेने लगे हैं। पालघर और जबलपुर की इन दो तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये कि क्या हम ऐसे जीतेंगे कोरोना से? इस तरह कैसे रुकेगा कोरोना? एमपी के जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची। जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, 20 से ज्यादा महिलाएं वहां पर पहुंच गईं, रास्ता रोकती हुई नजर आईं। उनके हाथों में बकायदा लाठी डंडे भी थे और बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये सिर्फ एक गांव की स्थिति नहीं है। लगातार ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और वो भ्रम की स्थिति टूटनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दूसरी लहर से हम तभी लड़ पाएंगे जब भ्रम की स्थिति को हम दूर कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि वैक्सीन जो है वो किसी भी लिहाज से आपके लिए बुरी नहीं है। हम पूरी तरह से इस बात को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम इसके लिए जन जागरण करेंगे। आईईसी का हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, और इस पर हम विस्तार से काम कर रहे हैं। एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों को इस बात के लिए एजुकेट कर रहे हैं। फिर मैं ये बात कहूँगा कि यदि ये जो गफलत की स्थिति फैलाई है, ये विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने फैलाई है। कोई कहता रहा मोदी की वैक्सीन है, कोई कहता रहा वैक्सीन लगने से लोग मर जाएंगे, कोई कहता वैक्सीन लगने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, कोई कहता वैक्सीन लगने से आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ये जो गफलत की स्थिति कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने फैलाई, उससे जरूर अफवाह फैली है। पर मैं न्यूज़ 18 को और समस्त मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन अफवाहों को जड़मूल से समाप्त करने के लिए आपके चैनल ने और मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं निवेदन भी करूंगा कि आगे आने वाले समय में हम वैक्सीन के प्रति जो भी अफवाह है उसको जड़मूल से समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाएं। मैं मीडिया को भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर ये जरूर सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन लगवाएं और हमारे इस देश से कोरोना को भगाएं। देश के कई राज्यों में लोगों में वैक्सीन का डर होने की खबरें मिल रही हैं। एमपी में भी लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, जिसके लिए गृह मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान चलाकर डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेताओं ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई, उसी का दुष्परिणाम है कि इस देश में बहुत बड़े सेगमेंट को ये लगता है कि वैक्सीन उनके जीवन के लिए या उनकी रक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम देखते हैं, कल एक सोशल मीडिया की एक न्यूज़ आई कि नोबेल प्राइज़ विजेता किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि वैक्सीन से आगे आने वाले समय में 2 साल में ये समाज खत्म हो जाएगा। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने उसका वायरल सर्च के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि वो झूठी खबर थी। इस तरह की जो झूठी खबरें फैला रहे हैं विपक्ष के नेता, उसके कारण जरूर कुछ कन्फ्यूजन है, पर हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अफवाहें खत्म होंगी और लोग वैक्सीन की तरफ आकर्षित होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां मालीखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग मारपीट की वजह से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना के टीका लगाने पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर ही धावा बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई।
लाइट मार हो गया। सर टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीगढ़ में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी, हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बन सकते, हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके सिर पे लट मार दिया। कई जगहों पर लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के हापुड़ जिले में मौजूद 11 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। ये मुमकिन हुआ है उन गांवों में रहने वाले लोगों की बदौलत। उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का पालन किया, यहाँ तक कि लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया। गांव में वायरस को रोकने के लिए दवा का छिड़काव शुरू किया गया। अब्दुल्लापुर गांव उन्हीं 11 गांवों में एक है। गांव वालों ने किस तरह से कोरोना को वहां रोकने से फैलने से रोका है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची। इस दौरान टीम ने गांव के 2 नौजवानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो टीकाकरण कैंप का इंतजार कर रहे हैं ताकि वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराया जा सके। कोरोना संक्रमण फैला, लेकिन जिस गांव में हैं हम, गंगा की तलहटी में, हापुड़ जिले के, वहां कुछ गांव ऐसे हैं, 10 से 11 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं फैला। और इसमें गांव वालों की लड़ाई अहम रही, जो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि कोरोना न फैले। लेकिन अंतिम लड़ाई टीकाकरण के साथ शुरू होगी, जब 18 साल से अधिक लोगों को गांव में भी टीकाकरण की शुरुआत होगी या उनके लिए कैंप की व्यवस्था होगी। हमारे साथ 2 युवा हैं गांव के, अब्दुल्लापुर गांव के ही 2 युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग अभी गांव में छिड़काव में भी लगे हुए थे। आपका नाम? संजय जी। संजय, आप करते क्या? खेती करते हैं। उम्र क्या है आपकी? 30 साल में। तो 45 साल से अधिक लोग जो उम्र के हैं इस गांव में, उन लोगों ने टीका तो ले लिया, तो आप कैसे लेंगे टीका? कोई तैयारी है? कैंप लगने की इंतजार है जी। कैंप लगने? हाँ जी। और नेट पे भी बहुत लोग बुकिंग कर रहे हैं, तो वो अभी कैंप लगने के बाद ही लेंगे या फिर गढ़मुक्तेश्वर में होगा? तो गढ़मुक्तेश्वर में होगा तो जी कैंप लगने का इंतजार है लोग बागों को। हाँ, वो जब करा लेंगे टीका। तो कोरोना महामारी फैली, दूसरी लहर में बहुत लोगों की डेथ हो रही थी दूसरे गांव में, हापुड़ के भी दूसरे गांव में, तो आप लोग को डर लगा था? हाँ जी, डर लगा था। तो इसी वजह से टीकम प्रधान जी ने महामारी मास्क लगाने के लिए रोका थामी कर दी। मास्क लगा के जब ही अंदर आने दिया गाँव में जी। ठीक है। और कुछ दूसरे युवा हैं, आपका नाम? महेंद्र जी। महेंद्र, करते क्या हो? खेती करते हैं। खेती करते हैं, तो टीका कब लगवाओगे और कैसे लगवाओगे? टीका जी जब कैंप लग जाएगा जब ही लगवा लेंगे। और क्या कहा है गांव के प्रधान ने, पंचायत प्रमुख ने क्या कहा है? प्रधान जी ने यही कहा जी, अब जैसे कैंप लगा टीका लगवा लेना। टीका लगवा, टीका लगवाना है आप लोग को? लगा। बहुत उत्साहित है टीके को लेकर कि जिस तरह से आप लोगों ने गांव में कोरोना को नहीं घुसने दिया, उसी तरह से टीका लगवा कर शरीर में भी कोरोना न घुसे कहीं अगर बाहर जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो गांव के ये लोग थे, इनकी कोशिश ये है कि जिस तरह से गांव को कोरोना महामारी से दूर रखा है, उसी तरह से टीकाकरण लेकर टीका के साथ वो अपने शरीर को भी कोरोना उसके अलावा एक स्पेशल चैनल क्रिएट की गई जो कि रिमेनिंग 50% के लिए है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। रफली 25% के करीब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूव कर रही हैं इन कंपनी से। नाउ ऑन दिस 25% सप्लाई और वट एवर स्टेट प्रोक्योर्स, स्टेट डिसाइड्स कि किस ग्रुप को देना है और किस तरह से उसको आगे लेके जाना है। तो ये कहना कि वो सप्लाई बंद हो गई है, ये उचित नहीं होगा और सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्शन अ डिस्टिंक्ट पार्ट इज अवेलेबल to non-government channels, including state governments, to be used for vaccinating the people of that state according to a flexible approach to be taken by the state government. तो वो जो है वही है। ये कह देना कि ख़त्म हो गया है तो हम तभी कह सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि जो हमें सप्लाई दिखाई दे जाए। लेकिन ये बात भी हमें लेकर चलना चाहिए कि ये फेज़ ऐसा है कि जिसमें हमारा रैंप अप पहले से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन और रैंपिंग अप जो हो रही है
happening by the fortnight, and as we move forward, there'll be a lot of more vaccine available in the total stockpile and for GOI, for state governments and also for the private sector. इसको मिलके साथ चलना चाहिए। इसमें कोई वो डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं होनी चाहिए। उनको मालूम है कि कितना आ सकता है, अब खरीद रहे हो, उतना ही तो हम दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को। तो इसको ये लेके चलना होगा कि वैक्सीन का जो कवरेज है वो विद टाइम पूरा होगा। किसी भी देश ने वैक्सीनेशन का कवरेज जो है, छोटा एक कोई देश छोड़ दीजिए, आइलैंड नेशन है, छोटा सा देश है, किसी भी बड़े देश ने इसको 2 हफ्ते में, 2 महीने में पूरा नहीं किया हुआ है। बड़े बड़े देशों की बात करें तो 6-8 महीने से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला हुआ है। और कितनी पॉपुलेशन कवर करी? अगर यूरोप के बड़े देशों की बात करें 24%, 25% यूरोप मेनलैंड की बात करते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, वी शुड बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड सस्टेन प्रोग्राम। डॉक्टर पॉल, आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर उनका डेथ टोल हमारे डेथ टोल से देख लीजिए, उनका पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन से देख लीजिए। आप उस एम्पावर्ड ग्रुप में थे जिसने वैक्सीन ऑर्डर्स दिए थे 2020 में, 2020 में जब ऑर्डर्स दिए थे आपने भारत की कंपनी दोनों, चाहे भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, तो उस वक्त विदेशी कंपनियों को क्यों नहीं दी जब पता था इन दोनों कंपनियों के पास कैपेसिटी नहीं है हमारी पॉपुलेशन के? सारे ही विश्व में वैक्सीन बनाने की टोटल कैपेसिटी जो विश्व की नीड है उससे इस स्टेज पे बहुत कम है। ये हम डेवलप्ड नेशंस की भी तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम सारे यूरोप की नीड को करें और यूरोप को कितना मिल रहा है, तो ये मिसमैच इज यूनिवर्सल। ये एक पक्की और डिस्टिंक्ट बात है। वी आर इन अ फेज व्हेन वैक्सीन सप्लाईज आर रैंपिंग अप, but they are still not matching the total requirement of the eligible population with a very big factor. Having said that, आपने सवाल किया कि बाहर की कंपनीज जब पिछले साल वहाँ विजिबल होना शुरू हो गया कि वैक्सीन बना सकती हैं, तो हमने क्या किया? हमने बिल्कुल शुरू से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माई ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिल के इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कांस्टेंट टच में रहे और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। ये सारे ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैव बीन ऑन द टेबल इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ पार्टनरशिप वे। उनकी तरफ से यह इशारा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी नहीं। हम मैन्युफैक्चरिंग का बेस जहाँ बना है उसी को ही एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है, तो उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि जब भी ये संभावना निकलेगी दे विल बी वेरी हैप्पी टू एंगेज विद अस। और उन्होंने जनरली इंडिकेट यही करा कि Q3 of 2021 में ही सप्लाईज वो दे पाएंगे जब उनका रैंप अप वगैरह होगा। कहने का मतलब ये है, इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही। कहने का मतलब ये है कि एंगेजमेंट में इन्वाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इन्वाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नज़र से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। उधर से भी ट्रैक्शन हुई, इधर से भी जुड़े 6-7 कंपनी के साथ उनके करार हो गए। उन्होंने ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने EUA भी प्रदान कर लिया और उन्होंने अपनी 2 ट्रांचेस ऑफ वैक्सीन भी भेज दिए। तो कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक नहीं है कि हमने उनके साथ इंगेज नहीं करना है, बल्कि फाइजर इंडिया जैसी कंपनी हमारे देश में पहले से इतनी अच्छी प्रेजेंस है। वी हैव बीन वर्किंग लाइक अ टीम
उनको ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब एक विजिबल होता है कि वहां पे स्टॉक पाइल है। और ये भी याद रहे कि भारत की नीड को पूरा करने का इतना बड़ा स्टॉक पाइल जो है वो इन कंपनीज में कुल मिला के भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा बहुत एम्फेसिस ये रहा कि हम अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम चाहें तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो हैं आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा जो mRNA टेक्निक के ऊपर आधारित है, जाइडस का जो DNA प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। हमने उनके साथ एंगेजमेंट भी रखी और ज्यों ही रास्ता खुला उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ताकत को बढ़ाएं, इसी देश में वैक्सीन को पैदा करें, उसमें बहुत मेहनत करी है मिलजुल के इन वैक्सीन कंपनीज के साथ। जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 से ही हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर आप किसी कॉमन मैन को बोल दीजिए, कॉमन वुमन, स्टूडेंट, किसी से भी आप बात कर लीजिए, वो ये नहीं सुनना चाहते कि हम बातचीत कर रहे थे। वो चाहते हैं कि वैक्सीन ले आइए, ये आपका काम है, आप सरकार में बैठे हैं, हमें वैक्सीन की जरूरत है, यहाँ पर डेथ टोल बहुत ज्यादा हो गया, हमारी दवाइयों की कमी है। सो यू नो दैट वी आर इन कॉन्वर्सेशन जो है वो एक सरकारी बात हो जाती है कि हम कॉन्वर्सेशन में हैं। तो इसको नॉन सरकारी तरीके से समझाते हैं। मैं उन बच्चों को, उन कलीग्स को ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन, और वो भी एक नया वैक्सीन जो कि महीनों में बना, ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ कहीं पड़ा हुआ है या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ऑर्डर करिए तो वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन इज अ लिमिटेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड, और वैक्सीन की कमोडिटी को एक बैलेंस तरीके से कंपनी डिसाइड करती है, अपने तरीके से प्रायोरिटाइज करती है। उसका बिजनेस प्लान होता है, उसका गेम प्लान होता है, उसकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, और वो प्रायोरिटी अपने देश को भी देते होंगे। जैसे हमारे देश में जो वैक्सीन बने, उन्होंने पूरी तरह से हमें प्रायोरिटाइज किया हुआ है। ये सारी कंपल्शंस के बीच में ही अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा। इट कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। Somebody will send 1 billion doses of vaccine, leaving out other priorities. It is for them to decide. We are in engagement. हम बातचीत के द्वारा ही तो ये रास्ते खोलेंगे, और यही काम करते हैं। नॉट ओनली बातचीत, ये भी कहा कि आप यहाँ बनाना चाहते हैं, we will connect you to our ecosystem. We are there to assist. Thank you. डॉक्टर पॉल, आपने फाइजर का जिक्र किया, उनके पास 5 करोड़ हैं वैक्सीन्स, बट हम लोग अपने क्लॉजेस में, अपने इंडेमनिटी क्लॉजेस में या कुछ भी, वी आर स्टक। कब तक आएंगी ये वैक्सीन? जिस वैक्सीन के नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं जी, ये अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा तो अभी विजिबल हुआ है कुछ दिन पहले कि भाई ये सब पोटेंशियल उनके पास है, और ऑन अ डेली बेसिस इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है। ऑन एन अल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसको, उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है, हैव नो डाउट अबाउट इट। और जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हैं, उसको मीट करने के लिए, और उन्होंने अभी फॉर्मली अप्लाई भी करना है, वो उनकी तरफ भी एक काम पेंडिंग है, वो अप्लाई करें। जो हमसे एक्सपेक्टेड है उसके लिए पूरी, जैसे मैंने कहा, सिस्टमेटिक काम बिल्कुल हो रहा है, दिन हो रहा है, घंटे हो रहा है, पर एक रास्ता निकलेगा, जल्दी निकलेगा। तो इन वैक्सीन्स, ये जो इम्पोर्टेड वैक्सीन्स हैं, इनके आने से पहले ही जो 18 से 45 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की जो अनाउंसमेंट हुआ था, क्या ये इट वाज डन टू सून विदाउट नोइंग कि हमारे पास इतनी नहीं है कैपेसिटी, ना भारत के कंपनियों के पास, ना इंपोर्ट हुआ है, तो वाज इट टू सून दैट वी डिड दिस अनाउंसमेंट? भारत की जो शुरू में पॉलिसी रही वो क्लियरली ये रही कि हमें उस ग्रुप को कवर करना है जिसको कि मृत्यु का रिस्क, मोर्टेलिटी रिस्क इज हाई, विच इज बेस्ट डिफाइंड बाय द एज। तो 50 इयर्स, 45 इयर्स ये बात हुई, हम 45 पे आए, पहले हमने 60 से शुरू करा,
फिर 45 विद कोमोबिलिटीज को से शुरू करा वगैरह वगैरह, आप जानते हैं फेजेस। तो ये अप्रोच रही और उस अप्रोच से रोल आउट हुआ और मिलके एक रोल आउट हुआ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से बात आई कि हम इसको दूसरे उम्र के जो वर्ग हैं हम उनको भी खोलना चाहेंगे और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। पब्लिक की भी इस तरह से डिमांड आई। भारत सरकार ने जो फिर सिस्टम लिया उसको अपने मद्देनजर रखते हुए वो ये सिस्टम लिया कि 50% जो स्टॉक पाइल है मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, उसको हम जब स्टेट्स को देंगे आगे पहुंचाने के लिए तो वो 45 एंड अबव के लिए है, सो दैट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीन डिलीवरी टू द मोस्ट वल्नरेबल हैपेंस। प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वो सब खरीद के कोई भी ले सकता है, एक ओपनिंग वहां दे दी गई। स्टेट को क्लियरली कहा गया कि आप फैसला कर लीजिए। स्टेट को ये चॉइस है कि वो 45 से ऊपर के ग्रुप में ही करें या फिर इसको 18 तक उन्होंने काफी ने एक्सटेंड किया, ये उनका फैसला था। अब इन अ फेडरल सिस्टम दिस इज हाउ अ बैलेंस्ड और बड़ी खबर सामने आ रही है, रामदेव के खिलाफ शिकायत हुई है। योग गुरु रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। आईएमए ने थाने में लिखित शिकायत इस बाबत दी है। हालांकि इससे पहले एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया था आईएमए की तरफ से। अब थाने में जाकर शिकायत भी करी गई है। रामदेव का जो बयान सामने आया था डॉक्टरों को, एलोपैथी के डॉक्टरों को लेकर, उसके खिलाफ अब आईएमए ने बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है और एक्शन लेने के लिए आईएमए की तरफ से रामदेव पर कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले जब पहला बयान रामदेव का सामने आया था तो आईएमए ने आपत्ति जताई थी और एक चिट्ठी डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी थी, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखी और रामदेव ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन अब एक और बयान सामने आया जिसको लेकर आईएमए पहले चिट्ठी लिख चुका है और अब बाकायदा पुलिस में शिकायत कराई गई है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट के साथ। प्रियंका जी, अब आईएमए दिल्ली ने पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है रामदेव के खिलाफ। ये 14 पन्नों की कंप्लेन है जो दर्ज कराई गई है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ साथ वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार करने की बात भी की गई है। जो तमाम हेल्थ वर्कर्स लगातार काम पर लगे हुए हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, इस चीज का भी जिक्र किया गया है। तो कुल 14 पन्नों की ये कंप्लेंट जो है वो दायर की गई है। कई सेक्शंस में जो सजा की मांग की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। 124, 153, 186, 188 कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर जयेश लेले जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उनकी तरफ से ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, जिसमें भ्रामक प्रचार एक अहम मुद्दा है। इसके बाद ये कहा गया है कि वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तीसरा ये कि कोरोनिल का प्रचार किया जा रहा है जिसको किसी भी तरीके से सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से मान्यता प्राप्त नहीं है और तमाम इन ऑफेंसेस को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जी अर्पिता। शेखर प्रियंका। उधर अफवाहों का असर लोगों पर इतना है कि किसी भी कीमत पर लोग टीका लगवाने को तैयार नहीं है। अब बात मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ की कर लेते हैं। यहाँ एक गांव में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए समझाने गए जिलाधिकारी से ही गांव की महिलाएं भिड़ गईं और उनसे बहस करने लगी। गांव की एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस घटना से पहले भी गाँव में वैक्सीन लगवाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ महिलाओं ने झगड़ा किया था। लगवाने तुम्हें हम नहीं लगवाऊंगे का परेशानी है, हमें लगवाऊंगे नहीं, हम तो भगवान ने जितना दाहूद जती गया उतना माए बस। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें हम नहीं लगवाऊंगे का परेशानी है, हमें लगवाऊंगे नहीं, हम तो भगवान ने जितना दाहूद जती गया उतना माए बस। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम। वैक्सीन को लेकर कैसे लोग अफवाहों को सच मान बैठते हैं, इसकी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी देखने को मिली, जहां एक गांव में वैक्सीन लगवाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोगों ने नदी में छलांग लगा दी ताकि वैक्सीन लगवाने से किसी तरह से बचा जाए। लोगों की नदी में कूदने की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। लोगों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। काफी मनाने के बाद लोग नदी से बाहर निकले और वैक्सीन लगवाई, लेकिन 1500 की आबादी वाले इस गांव में महज 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा पाए। क्या यहाँ कुछ
आए थे सब लोग, तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे, टीका उका नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। इंजेक्शन लगने के बाद भी मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। मैं तो कल यहीं पे था। मैं सर से बोले कि आपको नहीं ठीक होगा, बुढ़े लोगों को हो रहा है। भारत में कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, लेकिन दुनिया के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि वैक्सीन कोरोना को मात देने में कितना कारगर साबित हो सकता है। इजराइल में करीब 63% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसका फायदा भी साफ नजर आ रहा है। इजराइल में 20 जनवरी को जहां कोरोना के करीब 10,000 मामले सामने आए थे, वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ने के बाद 25 मई को देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई है। अमेरिका की अगर बात करें, करीब 62% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से वहीं 25 मई को कोरोना के केस घटकर करीब 23,000 हो गए। 8 जनवरी को यह आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा था। ब्रिटेन और जर्मनी में कोरोना के आंकड़ों में वैक्सीनेशन का फायदा साफ नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां पर एक इलाके में लड़के ने आरोप लगाया कि मास्क नहीं पहनने की वजह से पुलिस वालों ने उसके हाथ और पैर में कील गाड़ दी। लड़के का आरोप है कि घर के बाहर वो बिना मास्क के खड़ा था और इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने मास्क नहीं पहनने पर उसके साथ पहले बदसलूकी की और जबरन उसे अपने साथ थाने ले गए। लड़के का यह भी आरोप है कि थाने में उसकी पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की और उसके हाथ पैर में कील गाड़ दी। पीड़ित लड़के ने इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की है, जिस पर अधिकारियों ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि लड़के पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये साजिश रची। सर, मैं घर जा रहा था अपने 150-200 रुपए के काम वाले लेके, और जैसे ही मैं घर एंट्री मारी थी वैसे ही बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। मैं कि जैन सर, सिपाही ने नवाज चौकी के वो कर लेते वो उस टाइम पे जब मुझे 4-5 डंडे मारे। मैं सर क्यों का नाम बताया और बुला लिए थे उन्हें अज्ञात लोग। क्या नाम था उनका? नाम नहीं मालूम मुझे। एक का नाम था। तो ये फिर क्या हुआ आपके किले कितने ठोकी? क्या हुआ सर? वो जो आगो पट्टी बांधी थी तो उसका किले को ठोकी है उसका चौकी के अंदर। तो ये पुलिस वालों ने तुम्हारा किले ठोकी है? जी, और उनके साथ में जो पकड़ ड्रेस के थे वो, उन लोगों ने बहुत मारा है। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, जहां लंबे वक्त बाद शराब की दुकान खुलने पर कुछ लोगों ने दुकान के बाहर ही पूजा शुरू कर दी। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वहां शराब की ज्यादातर दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट गई। रायपुर के गज इलाके में शराब खरीदने के बाद एक शख्स ने एक नारियल पर कुछ अगरबत्तियां लगाई और शराब मिलने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस दुकान के बाहर ऐसा करने वाले वो अकेला नहीं वो दिखा, उसके साथ कुछ और लोगों ने भी शराब मिलने पर भगवान को हाथ जोड़ते हुए खुशी जताई। छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में भी शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़ देखी गई। एक दुकान के बाहर तो कई किलोमीटर लंबी लाइन नजर आई। शराब खरीदते वक्त लोग इतने बेसब्र हो गए कि उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। वहीं बिहार के छपरा से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ पुलिस वाले एक दिव्यांग के साथ मारपीट करते दिखे। ये घटना उस वक्त हुई जब एक पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों को बंद कराने पहुंचे, जिसका उस दिव्यांग ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे घसीट कर बाहर ले आए और उसके साथ मारपीट की। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।